हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया में। दोस्तों मेरा नाम है श्रवण कुमार। हम जो है दोस्तों आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो दरअसल दोस्तों इधर बीच क्लास में कुछ इस तरीके से डिस्टरबेंस होता था दोस्तों कि हम रोजाना रात 9:30 बजे लाइव आते थे और आप लोगों को आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा रहे थे। तो प्रॉपर रूप से जो है क्लासेस जो है ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँच पाती थी। कुछ हमें सेटिंग भी नहीं आता था, तो हम पढ़ाने के आदी थे, तो हम आप लोगों को निरंतर पढ़ाते चल रहे थे दोस्तों। ग्रुप डी वीडियो लेखपाल एसएससी सीजीएल 10+2 का अलग से हमने प्लेलिस्ट बनाया था। वह भी सारी चीज़ें आप लोगों को उसी प्लेटफार्म पर पढ़ा रहे थे। एक प्लेलिस्ट हमने बनाया है अपनी चैनल पर, और प्रैक्टिस सेशन भी हम आप लोगों को करा रहे थे। तो एक भाई थे हमसे मिले, उन्होंने हमें एक सुझाव दिया, कहा कि श्रवण भाई आप पढ़ाते तो बेहतर हैं, आपका हर एक तरीका सही है, लेकिन आपका वीडियोस जो है सही नहीं बनता। उसके पीछे कारण ये है कि आप हॉरिजेंटल लाइव नहीं आते हैं, आप जो है वर्टिकल लाइव आते हैं। हॉरिजेंटल लाइव आपको आना चाहिए वीडियोस, ताकि सही दिखे, नहीं तो आपका बेड़ा टाइप का दिखता है। तो कई प्रकार की उन्होंने प्रॉब्लम बताया, तो हमने उनके सामने एक अपना पक्ष रखा। हमने कहा भैया देखिए, इतना ज़्यादा डिटेल में हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं है कि क्या कब वर्टिकल क्या लाइव होना चाहिए। हमारी पर्सनल मजबूरी ये है कि हम कहीं काम करते हैं दुकान पर से काम करने के बाद जो हमें टाइम मिलता है हम अपनी प्रिपरेशन करते हैं। उसी प्रिपरेशन के दौरान जो ये हमारा सोशल वर्क है, सामाजिक कार्य है, लोगों को थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, पढ़ाने के लिए हम इसे करते हैं। और इस प्लेटफॉर्म से हमें कुछ करना नहीं है। अर्निंग की कोई हमारी न तो इच्छा भविष्य में है, न तो वर्तमान में है दोस्तों, न कभी रही है। क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोगों को एक ऐसे प्लेटफार्म पर पूरा विद कंटेंट के साथ, एनालिटिकल अप्रोच के साथ एक ऐसा इतिहास मिल जाए। हो सकता है आप कहीं कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की, आपको लगे कि यार इतिहास कहाँ से पढ़ना चाहिए A to Z लेवल से, तो उसी पर्पज से हमने यूपीएससी वाला पूरा पैटर्न यानी आईएएस वाला पूरा पैटर्न रखते हुए आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। जैसे हमने पहले वाला जो हमने सबसे पहला टॉपिक उठाया था, वह हमने टॉपिक उठाया था निम्न जातीय आंदोलन। निम्न जातीय आंदोलन के बाद हमने आपको जनजातीय आंदोलन पढ़ाया। निम्न जातीय जनजातीय आंदोलन खत्म हुआ तो हमने आपको यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाया। यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बाद हमने आपको किसान आंदोलन पढ़ाया, हमने आपको मजदूर आंदोलन पढ़ाया। हाँ दोस्तों, फिर उसके बाद हमने आपको किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, फिर उसके बाद हम पहुंच गए क्षेत्रीय इतिहास की तरफ। क्षेत्रीय इतिहास में हमने आपको विद कंटेंट के साथ मैसूर पूरा साम्राज्य पढ़ाया, हमने बंगाल के नवाबों का इतिहास पढ़ाया, अवध के नवाबों का इतिहास पढ़ाया, हमने मराठों का पूरा कवर किया अच्छे से, एकदम विद कंटेंट के साथ, कहीं से भी कोई भी कोर एरिया छोड़ने का प्रयास नहीं किया। फिर हमने आपको कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के जितने राजनीतिक संगठन थे, हमने उन्हें आपको बताने का प्रयास किया। हाँ दोस्तों, हमने आपको उन्हें बताने का प्रयास किया। कांग्रेस की स्थापना के पूर्व जो भी राजनीतिक संगठन थे उन्हें बताया। फिर हमने आपको कांग्रेस की कह रहे हैं, पहले हमने 1857 की क्रांति आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाया, और 1857 की क्रांति से पूर्व जितने संगठन स्थापित हुए थे उन्हें बताया। फिर 1857 की क्रांति बताया, पूरा एकदम ब्रीफ में बताया, एकदम आईएएस वाले लेवल तक के पूरे अप्रोच के साथ आपको बताया। जो भी हमने टॉपिक उठाया एकदम आईएएस वाले अप्रोच के साथ आपको पढ़ाया दोस्तों। कहीं से भी कोई भी कोर एरिया हमने छोड़ने का प्रयास नहीं किया। देन उसके बाद हमने आपको कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की जितने राजनीतिक संगठन थे उसे बताया। फिर कांग्रेस को हमने अच्छे से समझाया, और उसके बाद हमारा चला था राष्ट्रवाद का जो प्रथम चरण चलता है 1885 से 1905 तक, उसे हम पढ़ा रहे थे। और फिर राष्ट्रवाद का जो द्वितीय चरण चलता है दोस्तों 1905 के बाद, 1900 जिसे कहें राष्ट्रवादी आंदोलन का जो द्वितीय चरण चलता है 1905 के बाद, हमने इतिहास आपको पढ़ाने का प्रयास किया। 1905 से 1922 तक का जो इतिहास चलता है। फिर उसके बाद हम इसी बीच में बैक जो और टॉपिक आते जाते हैं, चाहे वो 1905 का बंगाल का विभाजन हो गया, 1907 का सूरत अधिवेशन हो गया, चाहे 1919 का पार्लियामेंट सुधार हो गया, चाहे 1916 में जो होम रूल सोसाइटी की स्थापना होती है बाल गंगाधर तिलक और एनिवेशन के द्वारा, उसे बताया। फिर हमने 1916 का पैक्ट आपको बताया। हाँ दोस्तों, 1916 का पैक्ट बताने के बाद हमने आपको खिलाफत आंदोलन पढ़ाया। खिलाफत आंदोलन पढ़ाने के बाद हम आपको जो है दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन आपको विस्तार पूर्वक विथ एनालिटिकल के साथ आपको बताया। फिर उसके बाद हम चले गए क्या कहते हैं
राष्ट्रवाद का द्वितीय चरण, जिसमें HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, और इसके पहले जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रथम चरण का आंदोलन क्रांतिकारी आंदोलन, माफ करिए, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण हमने आपको बताया था। फिर क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण हम आपको अच्छे से समझा रहे थे। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे वो दौर शुरू होता है कि HSRA की स्थापना होती है, काकोरी कांड की घटना हमने आपको अच्छे से बताया। फिर कैसे गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस लेते हैं, फिर क्रांतिकारी घटनाएं तेजी से बढ़ती हैं, सैंडर्स की कैसे हत्या होती है, ये सारा पूरा एकदम एक एक वर्ष का इतिहास हम आपको एनालिटिकल अप्रोच के साथ पढ़ाते हुए चल रहे थे। हमारा जो टॉपिक चला, फिर हमने आपको बताया था कि कैसे जो अधिवेशन होता है, क्या कहें, लाहौर में, जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और तिरंगा भी फहराया जाता है रावी नदी के तट पर। फिर कैसे हमने आपको बताया था कि गांधी जी फ्रंट पे आते हैं और एक और महत्वपूर्ण आंदोलन शुरू करने का जो है संकल्प लेते हैं, और वह आंदोलन होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और उसके पहले हमने आपको बताया था कि गांधी जी की जो मांगे होती हैं, जिन्ना की जो मांगे होती हैं, हाँ दोस्तों, नेहरू रिपोर्ट होता है, फिर उसका जिन्ना की जो मांगे होती है, फिर उसका गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाने के लिए बाध्य होते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि कैसे गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगों को रखते हैं, फिर उनके अगेंस्ट में जिन्ना अपनी 16 सूत्री मांगों को रखते हैं। फिर फाइनली अंतोगत्वा उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हैं लॉर्ड इरविन, और अंतोगत्वा बाध्य होते हैं महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने के लिए, हैं, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। फिर उसके बाद इधर अंग्रेज जो है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को क्रूरतापूर्वक दमन भी करते हैं, और जितने भारत के पॉलिटिकल लीडर होते हैं, चाहे हिंदू महासभा हो गया, चाहे इंडिपेंडेंस लीग की जो पार्टी होती है अम्बेडकर साहब की, चाहे जमींदारों की हो गया, चाहे रजवाड़ों की हो गया, इन सबसे बात करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजित करते हैं, जिसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलनों को हमने आपको बताया था। हाँ दोस्तों, और इसी के बाद जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद अंग्रेज एक श्वेत पत्र जारी करते हैं। और उस श्वेत पत्र क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली में जो ब्रिटेन की जो संसद होती है, जब किसी एक सर्वमान्य निर्णय पर पहुंचती है, तो एक प्रकार से कहें अपना खाका प्रस्तुत करने का प्रयास करती है संसद के पटल पर रखने का। फाइनल वही रिपोर्ट होता है। उसके बाद एक भारत शासन अधिनियम 1935 बन के आता है, जो उसी का पूर्ववर्ती जो है परिणाम होता है। उसके बाद 1935 का एक्ट आता है, और 1935 के एक्ट के बाद अब देखिए ये सारा इतिहास हम आपको अच्छे से विद कंटेंट के साथ आपको अच्छे से समझाया है दोस्तों। इतना खाके के साथ, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ समझाया, हो सकता है हम आपको रिकवर कराने में बहुत से टॉपिक को भूल गए हैं। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड हिस्ट्री इंडिया चैनल पर जाएंगे, जैसे ही आप हमारे आधुनिक भारत के इतिहास के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पर हमने आपको स्टेप वाइज आपको पढ़ाने का प्रयास किया। आपको एक बेहतरीन क्लास मिलेगा दोस्तों। आप समझ नहीं पाएंगे कि हर एक घटना का, हर एक ऐतिहासिक मूवमेंट का, आंदोलन का, किसान मजदूर जनजाति निम्न जाति 1857 की क्रांति, हर एक सीक्वेंस में आपको वहां पर मिलेगा दोस्तों। हमने वहां पर बताया, हो सकता है हम रिकॉल कराने में कुछ टॉपिक को छोड़ दिए होंगे, तो आप अगर चैनल पे जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब हमारी कहानी यहाँ पे शुरू हो रही है। तीनों गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो चुके हैं। अंग्रेज इस निर्णय पर, हाँ, जैसे हमने यही बताया कि कैसे जो है सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा अंग्रेज करते हैं। फिर उसके बाद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के बाद गांधी जी जो है अनशन पे बैठते हैं, भूख हड़ताल पे बैठते हैं। फिर कैसे जो है गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य पूना समझौता होता है, और फाइनली जो है यह है जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली होता है। अंबेडकर जी इस बात को मान जाते हैं कि दलित जो है हिंदू धर्म से अलग नहीं है। तो ये सारे चीजें होने के बाद अंग्रेज अब एक अच्छा खासा कहें या कहें अंग्रेज एक सुझाव, एक अधिनियम, एक क्या कहें कि भारत के शासन को कैसे रेगुलेट किया जाए, भारत शासन अधिनियम लाते हैं, जिसे 1935 कहा जाता है। और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, यहाँ पर इतिहास में नहीं पढ़ाते हैं दोस्तों। ये भारत शासन अधिनियम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है,
या कहें संविधान का पार्ट है, तो हम जब संविधान आपको पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे। फिलहाल आप जानिए कि 1935 का भारत शासन अधिनियम आ चुका है, और 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद अब क्या परिस्थितियां भारत में हो रही हैं, क्या चेंजेज हो रहे हैं, उसी को आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास अब करते हैं। अब हमारी कहानी आज की स्टार्ट हो रही, क्लास की आगे। जैसे दोस्तों 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आता है, अंग्रेज इसमें प्रांतीय चुनाव कराने की बात कर लेते हैं। प्रांतीय चुनाव मतलब जैसे आज का केंद्र का चुनाव सांसद होते हैं, प्रांतों के चुनाव मतलब जैसे विधायक होते हैं। प्रांतीय चुनाव कराने का प्रस्ताव, प्रांतीय चुनाव कराने का जो है नियम बना करके भेजे थे 1935 के भारत शासन अधिनियम में। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर प्रांतीय चुनाव आज का हमारा हेडिंग ही है। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव का अधिकार मिल गया था, क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव शुरू हो गया था। दरअसल यहाँ पर प्रांतीय चुनाव कराने के पीछे अंग्रेजों की मंशा कुछ और थी दोस्तों। यहाँ पर प्रांतीय चुनाव कराने के पीछे अंग्रेजों की मंशा ये थी कि यदि हम प्रांतीय चुनाव कराएंगे तो भारत में जो राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, जो लोग अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम यहाँ के लोगों को जो है व्यापारिक तरीके से जिनका इनका हम शोषण करके जो धन का निर्गमन हम इंग्लैंड की तरफ कर रहे हैं, यदि ये लोग प्रांतीय चुनाव कराएंगे तो इनके मुद्दे अलग अलग हो जाएंगे, राष्ट्रीय भावना छीड़ हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो लोग हमको दुश्मन न मान करके अपने आप को ही दुश्मन मान लेंगे, एक दूसरे को ही दुश्मन मान लेंगे। जैसे आज के जो चुनाव नहीं होता दोस्तों, आज के चुनाव का मतलब क्या आप समझ रहे हैं? जैसे आज के जो चुनाव होते हैं, जो केंद्र की सरकारें होती हैं, वो आपको राष्ट्रीय मुद्दे की तरफ खींच के लेके जाती हैं। जैसे कांग्रेस को देख लीजिए, भाजपा को देख लीजिए, तो कांग्रेस और भाजपा बेसिकली राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर के आपस में हित करते हैं। लेकिन इसमें जो सत्ता में नहीं होते हैं, जो सत्ता में नहीं होता, अब सत्ता में चाहे कांग्रेस न रहे चाहे बीजेपी न रहे, तो जो सत्ता में नहीं रहती हैं वो क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाने का प्रयास करते हैं। जैसे तो अंग्रेज उस समय केंद्र में थे, अंग्रेज उस समय केंद्र में थे और विपक्ष में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस क्षेत्रीय मुद्दों को भी उठाने का प्रयास करती है। कब? जब ये लोग प्रांतीय चुनाव कराने का प्रयास करते हैं या नियम बना देते हैं कि प्रांतीय चुनाव करवाएंगे, प्रांतों को स्वायत्तता देंगे। अब प्रांतों में चुनाव होने थे, तो प्रांतीय चुनाव का जो है दोस्तों विरोध कांग्रेस ने भी किया था और मुस्लिम लीग ने भी किया था। आप ये बात जानते रहिए, प्रांतीय चुनाव का विरोध कांग्रेस ने भी किया था, मुस्लिम लीग ने भी किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह स्टेटमेंट भी दिया था कि यह चुनाव, जो प्रांतीय चुनाव हो रहा है, इससे दोस्त कम बनेंगे परंतु दुश्मन ज्यादा होंगे। आगे हम स्टेटमेंट अभी पूरा आपको पढ़ाएंगे। तो अंग्रेजों की मंशा यही थी कि इनके हितों को, इनके मुद्दों को अलग अलग कर दो, लोगों के विचारधारा को डाइवर्ट कर दो। जो सारे लोग, जो सारे कांग्रेसी, जो गैर कांग्रेसी, कांग्रेसी और गैर कांग्रेसी में चाहे हिंदू महासभा को देख लो, चाहे मुस्लिम लीग को देख लो, चाहे जमींदार को देख लो, चाहे देसी रियासत को देख लो, चाहे रजवाड़ों को देख लो, चाहे ब्रिटिश एंग्लो ब्रिटिश को देख लो, चाहे सिख को देख लो, चाहे जैन को देख लो, चाहे बौद्ध को देख लो, मतलब यानी एक प्रकार से कहें कांग्रेस में तो सभी होते हैं, अन्य विविध धर्मों के जो भी लोग होते हैं, जो एक मुस्त होकर के राष्ट्रवाद की तरफ प्रेरणा स्रोत हो रहे थे, राष्ट्रवाद की भावनाएं इनके अंदर जागृत हो रही थी। इनका मानना था कि अगर इन मुद्दों को डाइवर्ट कर दिया जाए, जो प्रांतीय मुद्दे होते हैं, इनके क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, ये डाइवर्ट हो जाएंगे तो राष्ट्रवाद की भावना छीड़ हो जाएगी और ये लोग अलग अलग हो सकता है हो करके अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्यों की अपनी आजादी की मांग कर लें, और जितने लोग बट जाएंगे उन लोगों को अलग अलग करके फिर उन पर पूरा कंट्रोल, व्यापारिक कंट्रोल फिर से हम अपने कब्जे में कर लेंगे। अंग्रेजों की पूरी मंशा यही थी और ये इसमें हद तक सफल भी होते हैं दोस्तों। सफल कैसे होते हैं? आगे चल करके यही प्रांतीय चुनाव जब मुस्लिम लीग हारती है तो मुस्लिम लीग जो है एकदम एक ऐसे राजनीतिक वातावरण, एक ऐसे राजनीतिक एटमॉस्फेयर क्रिएट करने का प्रयास करता है जिसका परिणाम होता है भारत का विभाजन। यही वो टॉपिक है दोस्तों। आप विभाजन के लिए गांधी जी को दोष देंगे, आप विभाजन के लिए कांग्रेस को दोष देंगे, आप विभाजन के लिए मुस्लिम लीग को दोष देंगे। अगर आप विभाजन के लिए, भारत के विभाजन के लिए अगर आप जो है दोस्तों कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर आप विभाजन के लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अगर आप विभाजन के लिए मुस्लिम लीग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, या अगर आप विभाजन के लिए या पूरी हिंदू कौम को गलत ठहरा रहे हैं, तो आपका नॉलेज, आपका ज्ञान कहीं न कहीं थोड़ा सा जो है दोस्तों
कम है या आपने अच्छे से इतिहास को नहीं पढ़ा है, ये वही घोषणा है जो प्रांतीय चुनाव कराने की जो बात अंग्रेजों ने किया, जो प्रावधान किया 1935 का भारत शासन अधिनियम में, यही वो मूल जड़ है दोस्तों जो है इस चुनाव में हारने के बाद। क्यों? क्योंकि इस चुनाव में मुस्लिम लीग चुनाव तो लड़ी थी, लेकिन चुनाव मुस्लिम लीग बुरी तरीके से हार गई थी। समझिए, मुस्लिम लीग मुसलमानी वाले क्षेत्रों में भी चुनाव नहीं जीत पाई, तो वहां भी कांग्रेस जीत गई थी। तो इससे जो है मुस्लिम लीग ने अपना राजनीतिक एक ऐसा जो है र्यूमर्स फैलाया, एक ऐसा विश्व वातावरण में घोषित किया जिसके तहत अंतोगत्वा भारत को कहीं न कहीं विभाजन की विभीषिका भी देखने को पड़ा है दोस्तों। बहुत ही आम कत्लेआम भी भारत की पृष्ठभूमि में हुआ। ये वही वातावरण है दोस्तों। आप समझिए, क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव हो गया। अब भाई जब क्षेत्रीय पार्टियां का उद्भव कैसे होगा? पहले सारे लोग कांग्रेसी होते थे या हिंदू महासभा से होते थे, मुस्लिम लीग से होते थे, ये तीन बड़ी बड़ी पार्टियां होती थी। लेकिन अब भाई जिनके पास 4 6 10 विधायक जिताने की भी क्षमता होती है, 4 6 10 15 विधायक जिनके पास जिताने की क्षमता होती है, तो वो भी एक अलग अलग पार्टी बना लेते हैं। उनके अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्र हो गया, मैदानी क्षेत्र हो गया, सूखे की समस्या है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है दोस्तों। तो कई समस्याएं हो जाती हैं और उन कई समस्याओं को लेकर के अलग अलग मुद्दों पर बातें करने लग जाते हैं, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाते हैं, उनके मुद्दे डाइवर्ट होने लगते हैं। अंग्रेजों को भगाने के बजाय वो लोग अपने मुद्दे में उलझ जाते हैं कि हमारे यहाँ तो सूखा पड़ता है, यहाँ पानी कैसे आए, हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ दंगे फसाद होते हैं, इन दंगे फसादों को जो है कम करने के लिए हम इस मुद्दे से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग मुद्दे हो जाते हैं और अंग्रेज ऐसा चाहते थे, ऐसा हुआ भी। उन्हें मलाई खाने का अवसर भी हम जैसे उस समय के भारतीयों ने दिया भी, तो सफल भी हुए। जैसे अभी आप इतिहास को आगे पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। जैसे क्षेत्रीय पार्टियों का उद्भव शुरू हो गया। पंजाब में सिकंदर हयात ने यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया, यानी एक प्रकार से कहें पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी होती है पूरे फ्रंट पे होती है। सबसे बड़ी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी ही होती है, कांग्रेस के बाद, मुस्लिम लीग के बाद है दोस्तों। यानी दो फ्रंट पे पार्टियां तो होती हैं। चुनाव अंग्रेजों के मध्य और कांग्रेस के मध्य थोड़े हो रहा था, वहां अंग्रेज के उम्मीदवार और कांग्रेस के उम्मीदवार आमने सामने थोड़े हो रहे थे, चुनाव इन्हीं दोनों के मध्य हो रहा था। हम आपको शासन तो सौंपेंगे, हम आपको स्वराज्य तो सौंपेंगे, स्वराज्य आप चलाएंगे कैसे? तो यहाँ चुनाव कांग्रेस बनाम अंग्रेज नहीं हो रहा था, यहाँ चुनाव कांग्रेस, मुस्लिम लीग और जितनी अन्य क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं उनसे हो रहा था। जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, इन दोनों के मध्य चुनाव हो रहा है। इनसे जुड़ी हुई और भी कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं। जैसे क्षेत्रीय पार्टी, जैसे भाजपा की तरफ से आज के देख लिया जाए तो भारतीय समाज जो सुहेलदेव पार्टी है वो है, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी है, अपना दल है यानी भाजपा की तरफ है, और भी छोटी मोटी पार्टियां हैं दक्षिण भारत की। और कांग्रेस के साथ जैसे आज जुड़ा है, कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी है, और भी बहुत सी पार्टियां हैं कांग्रेस के साथ जो एनडीए इंडी गठबंधन में सम्मिलित हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोग दो धड़ों में बट गए। अब देखिए यहीं पर जो राष्ट्र की भावनाएं, जो राष्ट्र की भावनाएं, जो मुस्लिम लीग, जो देसी रियासत, जो भारतीय, जो कांग्रेसी अंग्रेजों को भगाने की बात कर रहे थे, वो एक दूसरे का विरोध करने लग गए। तो राष्ट्रीय भावनाएं कम हुई कि नहीं? अब भाई अगर मुस्लिम लीग किसी चीज का प्रचार कर रही है तो अंग्रेजों को एक प्रकार से अपना मसीहा मान रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। हाँ दोस्तों, जो अंबेडकर साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो पार्टी थी, बंबई, बंगाल और मध्य प्रांत में अंबेडकर जी की इंडिपेंडेंस पार्टी थी। यानी जो इंडिपेंडेंस पार्टी, जो यूनियनिस्ट पार्टी, जो प्रजा कृषक पार्टी, जो अंग्रेजों का विरोध अब तक कर रहे थे कि इन्होंने हमारे जैसे किसानों का शोषण किया है, हमारे जैसे किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर किया है, हमारे हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त किया है, जो अंग्रेजों को दुश्मन मान रहे थे, अब वो लोग कांग्रेस को तरफ जो है डाइवर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस इनके तरफ डाइवर्ट कर, यानी राष्ट्रवाद की जो भावनाएं होती हैं पूरी तरीके से जीर्ण शीर्ण अवस्था में जाने का प्रयास करते हैं, खत्म होने की बात हो जाती है यहीं पर दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया ना, बंगाल में फजलुल हक ने प्रजा कृषक पार्टी बनाया था, बंबई, बंगाल और मध्य प्रांत में अंबेडकर जी ने इंडिपेंडेंस पार्टी का गठन किया था। 1935 अधिनियम के तहत 1937 में होने वाले आम चुनाव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव का विरोध किया था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव का विरोध किया था। यहाँ इसका ये मतलब नहीं चुनाव नहीं लड़े थे, आगे चल के विचार बदलते हैं, चुनाव लड़ते हैं,
क्योंकि 1935 में जैसे ही प्रांतीय चुनाव कराने का सुझाव इसमें आता, जैसे वो लोग पढ़ते हैं तैसे ही ये लोग इसका विरोध करने लगते हैं। और खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू यह कहते भी हैं कि इस चुनाव के बाद हमारे दोस्त कम होंगे पर दुश्मन ज्यादा होंगे। है दोस्तों, तो आप इस बात को समझते रहिए, क्योंकि इतिहास आपको किस तरीके से पढ़ना है ये ज्यादा डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर, और इतिहास आप किस लेवल के तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर आप परीक्षा के लिए इतिहास पढ़ेंगे दोस्तों, आपको 100% बता दे रहे हैं, आज के इस बेरोजगारी के दौर में अगर आप इतिहास को परीक्षा के ओरिएंटेशन से पढ़ेंगे, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ेंगे, 100% गारंटी है आप एक विचारधारा की तरफ जा सकते हैं, आप सांप्रदायिक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इतिहास को इतिहास के तरीके से पढ़ेंगे तो एक एज ए डीएम के तरह आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपका ज्ञान हो जाएगा। आप समाज को अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजिकल तरीके से समझा सकते हैं। हाँ दोस्तों, लोगों को सांप्रदायिक होने से बचा सकते हैं। परीक्षा के लिए पढ़ेंगे तो नहीं बचा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे आप समझिए चुनाव का विरोध किया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने चुनाव का विरोध किया था, क्योंकि कांग्रेस जैसी मानती थी कि इस पार्टी से हमारे हित अलग अलग हो जाएंगे। जो हम अंग्रेजों को भगाने की बात करते हैं, लोग अंग्रेजों की जो है गुहाई लगाने लगेंगे, अपना जो है मसीहा मान लेंगे। और मुस्लिम लीग ने भी यही स्टैंड अपनाया। मुस्लिम लीग का भी मानना था कि इससे जो है दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा होंगे। अब हुआ क्या अंतोगत, तो आप समझिए कि हिंदू महासभा तथा नेशनल लिबरल फेडरेशन दोनों ने 1937 के चुनाव का स्वागत किया था। यहाँ बात ये जानने की योग्य बात है दोस्तों, जो अंग्रेजों ने जो ये काला कानून बनाया था 1935 के भारत शासन अधिनियम में, यह प्रस्ताव पास किया था, सुझाव दिया था कि 1937 में आम चुनाव होंगे, विधानसभा का चुनाव होंगे। इस चुनाव का विरोध कांग्रेस ने किया था, इस चुनाव का विरोध मुस्लिम लीग ने किया था, यह कहते हुए कि इससे जो है देश बट जाएगा और जो है राष्ट्रीय भावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो लेकिन कांग्रेस ने विरोध किया था। आगे चल के कांग्रेस चुनाव लड़ती है, लेकिन हिंदू महासभा तथा नेशनल लिबरल फेडरेशन इन दोनों ने 1937 के चुनाव का स्वागत किया था। ये भी जानते रहिए, नेशनल लिबरल फेडरेशन और हिंदू महासभा, आगे इनका जिक्र करेंगे क्लास में जो है दोस्तों। आप ब्रीफ में इतिहास पढ़ेंगे तो सब कुछ जिक्र करते हुए चलेंगे कि क्या परिस्थितियां थी, क्यों ऐसे हुए थे। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस चुनाव से मित्र कम परंतु दुश्मन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था इंजन की भांति नहीं अपितु ब्रेक की भांति कार्य करेगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह स्टेटमेंट है, आप ये भी जानते रहिए। हो सकता है वो स्टेटमेंट पूछ भी ले कि किसके लिए कहे थे, प्रांतीय चुनावों के लिए कहे थे, या 1935 के भारत शासन अधिनियम के लिए कहे थे, या अगस्त प्रस्ताव के लिए कहे थे। तो आप जानते रहिए कि यह पूरी व्यवस्था जो है, इस व्यवस्था से मित्र कम परंतु जो है दुश्मन ज्यादा बनेंगे, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था विकास की भांति नहीं, इंजन की भांति नहीं अपितु ब्रेक की भांति करेगी। यानी ब्रेक मतलब तोड़ते हुए चली जाएगी पूरी तरीके से भारत को। है दोस्तों, 1937 के कांग्रेस अधिवेशन, 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है फैजपुर मतलब आज के महाराष्ट्र में। तो 1937 का फैजपुर में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, फैजपुर मतलब आज के महाराष्ट्र में इसका अधिवेशन होता है। और वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू एज ए कांग्रेस की तरफ से यह घोषणा करते हैं कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में भाग लेगी, कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। और कितने, पूरे 11 प्रांतों में चुनाव लड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो मुस्लिम लीग भी चुनाव लड़ेगी। यहाँ पर यही एक बात हुआ, अगर आप इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, कांग्रेस अगर चुनाव नहीं लड़ती है प्रांतीय चुनाव, तो यहीं पर देखिए दोस्तों कहीं ना कहीं गलतियां हुआ। क्योंकि जैसे ही आपने यह स्टेटमेंट दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कि यह प्रांतीय चुनाव से देश बटेगा, राष्ट्र की भावना कमजोर होगी, इससे जो है मित्र कम परंतु दुश्मन ज्यादा होंगे, क्योंकि यह पूरी व्यवस्था इंजन की भांति नहीं अपितु ब्रेक की भांति होती है। लेकिन 1937 के फैजपुर अधिवेशन में आप यह भी घोषणा करते हैं कि कांग्रेस इस चुनाव में भाग लेगी। जैसे ही कांग्रेस ने इस चुनाव में भाग लेने का फैसला किया, मुस्लिम लीग भी तत्पर होगी। मुस्लिम लीग कहाँ पीछे हटने वाली है। यानी आप एक बार कह भी रहे हैं कि यह चुनाव जो है राष्ट्रवाद की भावना खत्म कर देगी, और लेकिन चुनाव में भाग भी ले रहे हैं। डबल स्टैंड भी कांग्रेस दिखा रही है। हाँ दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसी चुनाव के बाद जो है देश बढ़ता भी है। ये कहीं ना कहीं हमारे उस समय के जो राजनीतिक राजगुरु थे, पॉलिटिकल जो लीडर हुआ करते थे उस समय,
अंग्रेजों के अगेंस्ट में, शायद इनसे कहीं न कहीं यही मिस्टेक हुआ, इनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, क्योंकि हो सकता था अब इसी चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग पूरी तरीके से ऐसा राजनीतिक वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास करती है दोस्तों, जिससे भारत का विभाजन भी होता है। तो 1937 का चुनाव अंग्रेजों की एक चतुर चाल थी, जिसके द्वारा यह राष्ट्रीय भावना खत्म करना चाहते थे। तो हमने आपको इसके पहले बार कई बार बताया कि अंग्रेज ये चाहते थे कि राष्ट्रीय भावनाएं खत्म हो जाएं यह चुनाव कराने से। हैं, इस चाल में अंग्रेज सफल भी हो गए। चुनाव हारने के बाद मुस्लिम लीग ने जिस प्रकार से राजनीतिक विष घोला, उसी के परिणाम स्वरूप देश का विभाजन हुआ था, क्योंकि कांग्रेस फ्रंट पे जीती थी, 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी और मुस्लिम लीग पूरी तरीके से फ्लॉप हो गई थी। हाँ दोस्तों, कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुए थे, कुल 1585 सीटें थी, कांग्रेस 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी, यानी कुल 1585 सीटें थी और कांग्रेस ने 8 प्रांतों में सरकार बनाई थी। गठबंधन से कैसे बनाई थी ये आगे वाली क्लास में जिक्र करेंगे, किस किस पार्टियों से कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाया था। हाँ दोस्तों, 7 से 11 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अगर कभी आपसे परीक्षा में पूछ लिया कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी, 711, कुल कितनी सीटें थी 1585, कुल कितने प्रांतों में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था 11 प्रांतों में। अब जानते रहिए। और जीते थी कांग्रेस को कुल 5 प्रांतों में बहुमत मिला था, पूर्ण बहुमत मिला था। वो कौन से 5 प्रांत थे? मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, हाँ दोस्तों, मध्य प्रांत था, उड़ीसा था, संयुक्त प्रांत था, बिहार था, मद्रास था। ये 5 थे, यानी बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और एक था बिहार। तो 5 प्रांत थे, यहाँ पर हमने लिखा भी है। इन्हीं 5 प्रांतों में कांग्रेस को जो है दोस्तों पूर्ण बहुमत मिला था। ये आप जानते रहिए, ये 5 प्रांत यही हैं जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, आप इन्हें भी जानते रहें। हाँ दोस्तों, अब होता क्या है, इस पूरे चुनाव में कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। अगर आपसे कभी ये परीक्षा में पूछ लिया जाए फैक्ट के तरीके से कि 1937 के विधानसभा चुनाव में जो भारत में हुए थे, अंग्रेजों ने जो कराया था 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा 1937 में जो चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या था? तो पीला बक्सा था, आप ये भी जानते रहिए। बंबई में भीमराव अम्बेडकर की इंडियन वर्क्स पार्टी के सहयोग से सरकार बनी थी, यानी बंबई प्रेसिडेंसी में कांग्रेस को बहुमत मिला था, लेकिन एक विधायक कम थे। एक विधायक कहां से लिए थे? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पार्टी थी इंडिपेंडेंस लीग, जो वहां पर कार्य कर रही थी इंडियन वर्क्स पार्टी के नाम से, उनके सहयोग से बंबई में सरकार बनाई थी कांग्रेस। सिंध में अल्लाह बख्श ने समर्थन दिया था, सरकार बनाई थी, यानी सिंध में अल्लाह बख्श ने समर्थन देकर के कांग्रेस की सरकार बनवाई थी, यानी सिंध में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी थी। अपने प्रांतों की सरकारों को नियंत्रित करने के लिए कांग्रेस ने सोचा कि हमारे जितने भी प्रांतों के सरकार हैं, प्रांतों की सरकार मतलब जो भी 8 प्रांत थे, जो 5 प्रांतों में उनको जो है बहुमत मिला था, चाहे संयुक्त प्रांत, चाहे मध्य प्रांत था, चाहे उड़ीसा था, चाहे बिहार था, हाँ दोस्तों, चाहे मद्रास था, और जिन सिंध हो गया, बंबई हो गया, और एक प्रांत था जहां पर ये लोग चाहते थे कि कांग्रेस चाहती थी कि उन सारी व्यवस्थाओं को देखरेख के लिए अपने प्रांतों की सरकारों को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया था। कांग्रेस ने केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया था, जो केंद्र पर नियंत्रित करेगी, सरकारों को नियंत्रित करेगी। यानी सरकार मतलब जैसे जो भी 8 प्रांतों के जो मुख्यमंत्री होंगे, उन्हें कांग्रेस कैसे रेगुलेट करेगी, कैसे चलाएगी, उन्हीं की देखरेख के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किए थे, जिसमें सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे और अन्य सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अबुल कलाम आ जाते। हो सकता है कभी आपसे पूछ ले कि 1937 में कांग्रेस को जब पूर्ण बहुमत मिला था, तो उस चुनाव में केंद्रीय प्रांतीय सरकारों की देखरेख के लिए कांग्रेस ने किस समिति का गठन किया था? तो वो था केंद्रीय नियंत्रण परिषद था, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और 2 अन्य सदस्य थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अब्दुल कलाम आजाद थे। इन्हें जानते रहिए। हाँ दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि 1937 के चुनाव में प्रांतों के प्रधान को प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये भी याद रखिएगा दोस्तों, प्रधान को प्रांतों के 1937 में जो प्रांतों में चुनाव हुआ था, उस समय प्रांतों के जो जैसे आज प्रांतों में जो मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री कहा जाता है, उस समय प्रांतों के जो प्रधान होते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। ये भी जानते रहिए दोस्तों। कौन कौन सी पार्टियों ने कौन कौन सा गठबंधन किया था, कौन कौन सी पार्टियों के कौन कौन से प्रधानमंत्री उस समय बने थे, आपको दिलचस्पी होगी, आप जानना चाहते हैं, तो ये क्लासेस अगले वाले वीडियोस में बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत आभार जितने लोग आए देखें। हाँ दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पास पहुंचाने का प्रयास करें। धन्यवाद।